हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने इतने टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। यानी कि विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य, धातु, धातु एवं धातुकर्म, ऐसे करके इतने टॉपिक को कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक गणना यानी कि केमिकल कैलकुलेशन वाले टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने पक्के हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, और ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो मैं PDF दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सभी लोग जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग चाहें तो उसका फ़ोटो खींच के उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल लगाने में बहुत समय लग रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 है तथा तुल्यांकी भार 32.28 हो तो पदार्थ का परमाणु भार क्या होगा, ठीक है। आपको पदार्थ का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो किस तरीके से आपको यह ज्ञात करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 64.5 है। अब किस तरीके से आंसर होगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पदार्थ का निकटतम परमाणु भार निकालेंगे। निकटतम परमाणु भार क्यों निकालेंगे, आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि सर हम निकटतम परमाणु भार ही क्यों निकाल रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में विशिष्ट ऊष्मा दिया रहता है, या फिर जो भी आपको कंटेंट उसमें दिया रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ऐसा फार्मूला खोजते हैं ताकि हम लोग उसकी सहायता से कुछ न कुछ निकाल लें। तो अगर हम निकटतम परमाणु भार निकाल लें विशिष्ट ऊष्मा की सहायता से, तो इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। संयोजकता निकल जाएगा, तुरंत हम लोग पदार्थ का परमाणु भार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा आपका दिया है 0.1, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, और बाकी कुछ और दिया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पदार्थ का निकटतम परमाणु भार निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, तो 6.4 अपन विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। तो 6.4 और विशिष्ट ऊष्मा कितना है, 0.1 है। यहाँ से आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी और यहाँ से भी जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 64 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसकी सहायता से आपका निकल गया पदार्थ का जो निकटतम परमाणु भार है वह कितना है आपका, तो 64 निकल गया। अब इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे इसका संयोजकता कितना होगा। तो संयोजकता निकालने का एक फार्मूला है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निकटतम परमाणु भार इज इक्वल टू होता है, निकटतम परमाणु भार इज इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता होता है, ठीक है। आपने अभी फार्मूला पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता इज इक्वल टू निकटतम परमाणु भार। अब इसमें आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे कि इसकी निकटतम परमाणु भार 64 और तुल्यांकी भार दिया है 32.28, यहाँ से आपका संयोजकता निकल जाएगा 64/32.28, और यहाँ से आपका आएगा 1.98 यानी कि लगभग में 2 आएगा, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी आएगी, लगभग में 2 आएगी। अब आपके जो है यह क्वेश्चन है, इसमें तो पूछा है परमाणु भार ना। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कि इसकी संयोजकता क्या होगी, तो आपको यहीं तक बस करना होगा और 2 निकाल के 2 पर टिक कर देना होगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो संयोजकता आपने निकाल लिया। कई क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि पदार्थ का निकटतम परमाणु भार बताओ, तब तो अब तक आपको यहीं तक करना होगा, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर संयोजकता निकालने के बाद हम लोग परमाणु भार निकालेंगे डायरेक्ट। तो परमाणु भार इज इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। तो तुल्यांकी भार भी दिया है, संयोजकता हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। टोटल आपका परमाणु भार इतना आ गया, यानी कि 64.56 आपका परमाणु भार आ गया, ठीक है। अब इसे एक यह भी क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, आपका क्वेश्चन में विशिष्ट ऊष्मा दे देगा और पूछेगा पदार्थ का निकटतम परमाणु भार बताओ। तो तुरंत आपको यही फार्मूला पुट करना है, 6.4 अपन विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद आपका यहाँ से निकटतम परमाणु भार निकल जाएगा, ठीक है। और परमाणु भार पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे, निकटतम परमाणु भार पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। तो छोटा सा डिफरेंस है निकटतम परमाणु भार और परमाणु भार में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो आपने पढ़ा होगा, अभी भी आपने नीचे फार्मूला भी देखा है। किसी तत्व की जो संयोजकता होती है और साथ साथ तुल्यांकी भार जो होता है किसके इक्वल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा परमाणु भार के। देखिए यही फार्मूला था ना। देखिए किसी तत्व की संयोजकता और तुल्यांकी भार का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, तो परमाणु भार के बराबर होता है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें से बन गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी से बन गया, ठीक है। अगला है एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात इतना है।
अतः इनके अणुओं का अनुपात कितना होगा, यानी कि ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन का है अनुपात जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, वेट के हिसाब से 1:4 का है। तो इनके जो एटम होंगे उसमें कितना का रेशियो होगा, तो इसको आपको निकालना कैसे, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी दिया गया होता है, जो भी गिवन होता है, उसको लिख लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होती है। तो दिया क्या है, दिया है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 का है। तो मान लेते हैं ऑक्सीजन का भार इतना है और नाइट्रोजन का भार 4x है, ठीक है। नाइट्रोजन का भार कितना है, 4x है, और ऑक्सीजन का भार कितना है, x है। यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको 4x और इसको x क्यों माने हैं, आपके मन में यह भी सवाल होगा। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो भारात्मक वो 1:4 का है, यानी कि अगर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितना है, 4 मोल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर इसको आप कुछ भी बोलिए, मतलब अगर 1 यूनिट ऑक्सीजन है तो आपका यहाँ पर 4 यूनिट नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 4 ग्राम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अनुपात दिया है। इससे हम लोग यहाँ से सपोज कर लेंगे कि ऑक्सीजन का जो भार है वो x है और नाइट्रोजन का भार है 4x है। यहाँ से मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की संख्या होता क्या है, तो भार बटे अणुभार होता है। तो निकालना किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणुभार, तो x/32 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या यहाँ से निकालेंगे तो x/32 इंटू एवोगाद्रो संख्या होता है ना, कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। इस फार्मूले से यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का भार बटे नाइट्रोजन का अणुभार। तो नाइट्रोजन का भार कितना है, 4x बटे नाइट्रोजन का अणुभार कितना है, 28 है। तो यहाँ से 4x/28 आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या निकालना है तो इसी फार्मूले पर रख देंगे, ठीक है। तो 4x/28 यानी कि मोलों की संख्या इंटू एवोगाद्रो संख्या होता है। तो 4x/28 इंटू आपका 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ से ऑक्सीजन के मोलों की संख्या भी निकल गया, नाइट्रोजन के मोलों की भी संख्या निकल गया। अब इसका आप रेशियो निकालना है आपको। देखिए रेशियो निकाल लीजिए आप लोग, तुरंत इसके अपन यह हो जाएगा। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7:32 का आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो निकालना कैसे था एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दिया गया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात दिया गया था 1:4 का है, यानी कि ऑक्सीजन का भार मान लेंगे 4x है और नाइट्रोजन का भार 4x है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या और नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या में अनुपात फाइंड करना है ना। तो पहले इसके पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है और नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है, तभी ना हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम लोग ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या यहाँ से निकाले हैं और यहाँ से नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या निकाले हैं। किस तरीके से निकाले हैं आप सभी लोग वहाँ पे ऊपर फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निकल गया यहाँ पे ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, यहाँ नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या। अब इसका रेशियो यहाँ पर निकाल दिए हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 7:32 का, ठीक है। इस तरीके से यह होगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 0.535 ग्राम शुद्ध नौसादर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनटीपी होता क्या है। अब तो आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ सकता है कि एनटीपी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, एनटीपी का पूरा नाम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, इतने ग्राम शुद्ध नौसादर को चूने के साथ अभिक्रिया कराने पर कितने आयतन अमोनिया देगा, ठीक है। तो आप लोग इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ का। अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन चूने के साथ कराते हैं तो अमोनिया देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे इसका वेट अमोनियम क्लोराइड का और यहाँ से इसका आयतन, यानी कि अगर हम लोग देखिए अमोनियम क्लोराइड का कैसे निकालेंगे, 2 है और फिर एन का कितना हो जाएगा 14, फिर एच का कितना 1 × 4, फिर क्या क्लोरीन का कितना 30.55। इस तरीके से आप लोग निकालेंगे, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। तो इसका 107 ग्राम आ जाएगा वेट और इसका निकालेंगे आयतन तो 44.8 आ जाएगा यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 107 ग्राम नौसादर का चूने के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो इतना ग्राम इतना लीटर अमोनिया दे रहा है। तो इसी तरीके से आपको निकालना है कि अगर हम लोग इतने ग्राम नौसादर का चूने के साथ अभिक्रिया कराएं तो कितना लीटर अमोनिया देगा, ठीक है। यानी कि 107 ग्राम नौसादर का चूने के साथ अभिक्रिया कराने पर इतना लीटर अमोनिया देता है। तो इतने ग्राम नौसादर के साथ चूने के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कितना देगा। तो आपने यह स्टेप पढ़ा होगा 8 या 9 की क्लास में, ठीक है। आपने यह पढ़ा होगा कि अगर एक का इतना है, सॉरी अगर 100 का मान लीजिए इतना है
तो एक का कितना होगा और एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, ऐसे निकालते होंगे ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 224 मिलीलीटर। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे कि अगर 107 का इतना है तो इतने का कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर 224 मिलीलीटर आ जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 224 मिलीलीटर। ठीक है, अगला है किसी धातु के 1 ग्राम ऑक्साइड में इतना ग्राम धातु है, इस धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो तुल्यांकी भार निकालने का जो फार्मूला होता है आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है धातु का भार बटे जो भी दिया रहता है उसमें ऑक्सीजन का भार। जैसे इसमें ऑक्सीजन दिया गया है तो ऑक्सीजन का भार इंटू उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो कैसे निकालेंगे, धातु का भार पहले कितना है 0.8 है दिया गया है, ऑक्सीजन का भार निकालेंगे तो 1 माइनस 0.8 कर देंगे तो ऑक्सीजन का भार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और 8 यहाँ पर दिया गया है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 32 जो है यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा तुल्यांकी भार का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है और क्वेश्चन नंबर 7 भी है। देखिए तुल्यांकी भार इसमें भी निकालना है, तुल्यांकी भार इसमें भी निकालना है। किसी धातु के ऑक्साइड के इतना ग्राम हाइड्रोजन के साथ तप्त करने पर इतना ग्राम धातु शेष रहती है तो धातु का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा। वही फार्मूला है, धातु का तुल्यांकी भार बट्टे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भार इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से निकाल लेंगे, इसमें भी उसी तरीके से तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 और 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। मैं आपको सोल्यूशन वहाँ पर दे दिया हूँ पीडीएफ में, तो आप लोग पीडीएफ में जाकर डाउनलोड करके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगला है इतने ग्राम धातु क्लोरीन गैस को गर्म करने पर इतना ग्राम क्लोराइड बनता है तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, तुल्यांकी भार आपको निकालना है। बहुत ही ईजी फार्मूला है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग उसी फार्मूले पर लग जा रहा है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है एक धातु के क्लोराइड में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 108। ठीक है, अगला है एक धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है तो धातु का तुल्यांकी भार, फिर से तुल्यांकी भार पूछ लिया आपका, यानी कि यह तुल्यांकी भार वाला आपको फार्मूला याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से निकाल लेंगे। मान लीजिए 60% दिया है, मात्रा नहीं ना दिया है, तो मान लेंगे क्लोरीन की पूरी मात्रा कितनी है 100 है, सॉरी क्लोराइड का पूरा भार 100 है तो क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी तो 60% है यानी कि 60 ग्राम होगी, यही होगी ना। इस तरीके से आप लोग तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है एक धातु एम के क्लोराइड का अणु सूत्र इतना है, इसमें क्लोरीन इतना है तो परमाणु भार, इसका परमाणु भार इतना है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है इसका परमाणु भार कितना है, सॉरी इसका परमाणु भार ही ज्ञात करना है। क्लोरीन का यहाँ पर दिया गया 35.5, ये तो हिंट के रूप में, तो इसका परमाणु भार कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 65.35। अब यह किस तरीके से होगा तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्लोरीन की मात्रा इतनी दी गई है और धातु की मात्रा हम लोग निकालेंगे तो 100 में से इतना घटाएंगे तो धातु की मात्रा भी निकल जाएगी, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे तुल्यांकी भार आप लोग निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तुल्यांकी भार इसका इतना आएगा, आप संयोजकता निकाल लेंगे। संयोजकता कितना हो जाएगा, MCl2 में धातु की संयोजकता कितनी है 2 है, तो धातु का परमाणु भार निकालने का फार्मूला भी आपको पता होगा। ठीक है, तुल्यांकी भार इंटू क्या होता है संयोजकता होता है। सबसे पहले वाले आपने क्वेश्चन में देखा, यहाँ से आपका 65.35 यहाँ से धातु का परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला किसी धातु के वाष्पशील क्लोराइड में 35.5% क्लोरीन है, यदि क्लोराइड का वाष्प घनत्व तो इतना है तो धातु का परमाणु भार क्या होगा। सेम उसी तरीके से आपका इसमें भी धातु का परमाणु भार ही निकालना है। बहुत ही ईजी, आप लोग जाके इसका सोल्यूशन नीचे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 193.5। ठीक है, अगला है एक तत्व के सल्फेट में 32.4% तत्व है, तत्व का तुल्यांकी भार, फिर से इसमें तुल्यांकी भार पूछ दिया है, उसी तरीके से आप निकालेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23। ठीक है, अगला परमाणु भार की इकाई है, तो परमाणु भार की इकाई आप सभी लोगों को पता होगा कि परमाणु भार की इकाई क्या होती है। तो परमाणु भार की इकाई क्या होती है, आपको बताना कि परमाणु भार की इकाई क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम, किलोग्राम या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह यानी कि ये तीनों गलत है। ग्राम प्रति लीटर भी नहीं होता है, किलोग्राम भी नहीं होता है और ग्राम भी नहीं होता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि परमाणु भार की इकाई होती क्या है। ठीक है, या फिर परमाणु भार की इकाई होती ही नहीं है, या फिर अगर होती है तो क्या होती है। आप लोग अभी कमेंट में करके बताइए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि परमाणु भार की इकाई क्या होती है और होती भी है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो अगला है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक हमेशा याद रखिएगा कार्बन 12 होता है। ठीक है, अगला है
2.1 ग्राम धातु कार्बोनेट को गर्म करने पर इतना ग्राम धातु परऑक्साइड प्राप्त हुआ। धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा? सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। धातु का तुल्यांकी भार आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।